रबर मुआशियात, चैप्टर नंबर 2। और इसमें हमने पहला अदम मुदाखलत या सरमायादाराना निज़ाम ये फिनिश कर लिया। और आज स्टार्ट करेंगे इश्तराकियत का निज़ाम। सरकारी इख्तियारात का निज़ाम भी इसे कहते हैं, या इश्तराकियत का निज़ाम मईशत। जैसा कि आपको मैंने पहले आइडिया दिया था कि इसमें तमाम तर एक्टिविटीज एक सेंट्रल अथॉरिटी के कंट्रोल में होती हैं, जिसे गवर्नमेंट कहते हैं। तो गवर्नमेंट ही फैसले करती है क्या पैदा करना है, किस मकदार में, किस कितनी क्वांटिटी में पैदा करना है, ये सारा कुछ। ऐसे में वो जो खुदकार निज़ाम है कीमतों का, जो सप्लाई और डिमांड की मदद से डिटरमिन होता है, वो यहाँ पे फेल हो जाता है, क्योंकि सप्लाई और डिमांड ये कीमतें मुतय्यन नहीं कर रही, बल्कि सरकार कीमतें मुतय्यन कर रही है। तो तमाम तर एक्टिविटीज इसमें सरकारी कंट्रोल में है। बंदा अपनी आज़ादी से कारोबार नहीं स्टार्ट कर सकता। जिसको जो स्पेशलाइजेशन है, जो हुनर है, वो गवर्नमेंट को बताएगा। गवर्नमेंट उसको अपने डिपार्टमेंट में किसी में उसकी सलाहियत के मुताबिक एडजस्ट करेगी। तो ऐसे में फिर इसकी अपनी कुछ खूबियां कुछ खामियां हैं। आज हमने इसकी सिर्फ ये डेफिनेशन, इंट्रोडक्शन वगैरह और इसकी खसूसियात वो डिस्कस करनी है। अच्छा, इस तमाम तकरीर का मकसद आपको समझ आ गया होगा कि तमाम तर इख्तियारात गवर्नमेंट के पास हैं। लोग अपनी मर्जी से जायदादें नहीं बना सकते। कहीं पे प्राइवेट प्रॉपर्टी आपको नहीं नजर आएगी। हर तरफ सरकारी मुलाजिम ही नजर आते हैं। तो ये इसकी आखिरी 3 लाइनें ये इसका खुलासा है। सोशल बस सोशलिज्म को ऐसी तरीके का नाम दिया जा सकता है जिसका मकसद मादी और गैर मादी जराये को हुकूमत की मलकियत में देना है, ताकि कौमी आमदनी की तकसीम मसाविया न रहे। उधर नहीं थी दूसरे निजाम में। उधर अमीर अमीर से बेहतर हो रहा था, गरीब गरीब से गरीबतर होता जा रहा था, दौलत की लालच पैदा हो रही थी। यहाँ पे अगर एक ही दायरा सबको उसकी सलाहियत के मुताबिक मौके दे रहा है, तो यहाँ पे दौलत की तकसीम मसावियाना है। समझे बात? ठीक है, आगे इसकी कुछ खसूसियात हैं। इसकी खसूसियात भी वो कॉमन सेंस की ही बातें हैं। अगर आप ये ना भी पढ़ें तो ये पता होनी चाहिए कि अच्छा भी ऐसा निज़ाम जिसमें तमाम तर इख्तियारात गवर्नमेंट के पास हैं, तो इसका मतलब है इसमें प्राइवेट प्रॉपर्टी आपको नहीं नजर आएगी। हर तरफ वो सरकारी प्रॉपर्टी ही नजर आएगी। एक खसूसियत तो ये होगी। दूसरी, सारा कुछ हुकूमत की मलकियत में होगा। एक खसूसियत इसकी ये हो गई। दौलत की पैदाइश और दौलत की तकसीम सारा कुछ कंट्रोल हुकूमत का ही होगा, वगैरह वगैरह। इसी तरह की बातें इसमें भी लिखी होंगी। सबसे पहला पॉइंट इसमें लिखा हुआ है जराए पर हुकूमत की मलकियत। तो इसमें आप एक्सप्लेन कर दें कि जितने भी मुल्क के जराए हैं उन तमाम पे मलकियत हुकूमत की ही है। वो ही फैसले सादर करती है कि किस जराए को किस तरह से यूटिलाइज करना है। अब ये देखें, ये भी एक समझ लें कि कंफ्यूजन है। रिसोर्सेज के अल्टरनेटिव यूजेस होते हैं, जो इकोनॉमिक्स की दूसरी फेमस डेफिनेशन है, वो लिखी एल्फ्रेड मार्शल ने। और उस डेफिनेशन में उसने ये बताया कि ये मादी और गैर मादी इल्म का नाम इकोनॉमिक्स है। इसमें आप मादी जराए और गैर मादी जराए इन सभी की तकसीम। जो सबसे पहली डेफिनेशन थी एडम स्मिथ की, उसने कहा था ये सिर्फ दौलत का इल्म है। इसमें फिर एक्सटेंशन की एल्फ्रेड मार्शल ने। उसके बाद जो तीसरी डेफिनेशन है प्रोफेसर रोबिन्स की, उसने ये कहा कि इस्तेमालात उसके मुतबादिल होते हैं। अगर किसी के पास कोई एक जराए आमदन है, उसके यूजेस अल्टरनेट होते हैं। मसलन किसी के पास पीस ऑफ लैंड पड़ा हुआ है। अब उसके पास ऑप्शन है वहां पे प्ले ग्राउंड बना दे, या तो वहां पे कोई खेती बाड़ी कर ले, फार्मिंग कर ले, या वहां पे कोई बिल्डिंग बना दे, रेंट पे दे दे, या वहां पे उसका कोई चौथा अल्टरनेट जो उसके माइंड में बेस्ट ऑप्शन लग रहा होगा वो कर ले। आमदन आने का हर किसी का नुक्ता नजर डिफरेंट होता है, थिंकिंग डिफरेंट है। यही फिर कंफ्यूजन क्रिएट करती है। हर बंदा अपने अपने हिसाब से वो प्लानिंग दे रहा होता है, जिससे उसको लगता है कि उसकी इनकम में ज्यादा से ज्यादा इजाफा होगा। तो यहाँ पे तमाम जराए हुकूमत की मलकियत में। हुकूमत को जैसे जो समझ आता है कि इन जराए को इन तरीकों से और इस डिपार्टमेंट में यूटिलाइज करना चाहिए, वो फिर आपके मुल्क की जराए उधर ही यूटिलाइज होंगे। दूसरे रोक टोक तो करेगा कोई नहीं, क्योंकि सबसे सुप्रीम अथॉरिटी गवर्नमेंट ही है। ओके हो गया? जराए पर हुकूमत की मलकियत, इसका किस्सा मुख्तसर यही है। जितने भी जराए हैं मलकियत हुकूमत की। दौलत की पैदाइश पर हुकूमत का अख्तियार। दौलत की पैदाइश, ये दौलत पैदा किस तरीके से करनी है, कितनी मकदार में चीजें पैदा करनी है, कौन सी पॉलिसी इख्तियार करनी है। अब डिफरेंट पॉलिसीज लगती हैं। मॉनिटरी पॉलिसी है, एक फिजिकल पॉलिसी है। उर्दू में जिसे मालियाती और जर्री पॉलिसी कहते हैं। ये या टाइट मॉनिटरी पॉलिसी लगती है, या इजी मॉनिटरी पॉलिसी लगती है। इसी तरह फिजिकल पॉलिसी भी टाइट होती है और इजी होती है। ये कौन कौन सी इसकी टाइप्स हैं आगे जाके पार्ट 2 में एक चैप्टर है जर्री पॉलिसी और मालियाती पॉलिसी का। उसमें ये डिटेल में आप लोग बातें सीखेंगे कि कौन सी पॉलिसी गवर्नमेंट बनाती है, कौन सी पॉलिसी बैंक बनाता है, किस पॉलिसी के क्या फायदे नुकसान हैं, टारगेट इसके क्या होते हैं।
और इसके हालात का क्या क्या होते हैं, वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है और उसमें से भी क्वेश्चन लगता होता है आपको। नंबर 3 पे क्या है, मुनज़्ज़म मनसूबाबंदी। गवर्नमेंट होगी तो मुनज़्ज़म मनसूबाबंदी होगी। अब ये देखिए, मुनज़्ज़म मनसूबाबंदी ये एक खासियत है इस इकोनॉमिक सिस्टम की। जहाँ पे गवर्नमेंट होती है, मुनज़्ज़म मनसूबाबंदी होती है। और पाकिस्तान में गवर्नमेंट है, इस वजह से मुनज़्ज़म मनसूबाबंदी नहीं है। ट्रैफिक वार्डन जिथे जेरे इशारे ते खलोता है ना, उधर वायलेशन ज्यादा हो रही होती है। रश लगा हो, उधर वार्डन खड़ा होगा, इसका मतलब है वार्डन ना खड़ा हो, आवाम को खुद आजादी दे दें, वो फिर स्मूथली ट्रैफिक का निजाम चलता रहता है। मैंने यहाँ पे ये भी बात बड़ी एक्सपेरिमेंट की है। वो फिर ऐसा क्यों होता है, क्योंकि वो वार्डन बहादुर वो सड़क के विचकार उन्हें चिंग चेले नु खिलाता है, चलान काट रहा है, पीछे ट्रैफिक रुकी हुई है। माशी फलाह बहबूद नंबर 4। माशी फलाह बहबूद, गवर्नमेंट होगी तो वो फलाह बहबूद के काम भी करेगी, डिस्पेंसरियां बनाएगी, हॉस्पिटल बनाएगी, सरकारी स्कूल, दफातर, यूनिवर्सिटियां, प्राइवेट, ये पब्लिक पार्क्स वगैरह। जिस तरह इधर लाहौर में बेशुमार पार्क्स हैं। एक जमाना था लाहौर को बागों का शहर कहते थे। आपने से सुना कभी, किसी ने किताबों में पढ़ा हो? जी। लाहौर बागों का शहर है। तो सारे शहर बाग बूग तो खत्म हो गए ने। आबादी इतनी आ गई हुई है, इतने मैसिव लेवल पे। तो अब ये लाहौर बागों का शहर नहीं, अब स्मोक का शहर है। अब गिनती के दो चार बाग रह गए हैं। रेस कोर्स है, ग्रेटर इकबाल पार्क है, या मॉडल टाउन पार्क है। ये तीन बड़े पार्क मेरे ख्याल से यहाँ पे हैं। बकाया सारे खत्म खत्म हो गए ने। हाँ, शालामार बाग भी है, लेकिन कुछ की हालत नाकस है, कुछ की हालत जरा काबिले बर्दाश्त है। आबादी बहुत ज्यादा है, ट्रैफिक है यहाँ पे, धुआं, पोल्यूशन है। ग्रोही माशरा, गैर ग्रोही माशरा। जब गवर्नमेंट ही होगी तो ग्रुपिंग तो नहीं ना फिर होगी, क्योंकि वो सबको एक ही नजर से देख रही है। तो ग्रुपिंग तो उधर होगी। जब गवर्नमेंट नहीं है, जिसके पास पैसा है उसको हर बंदा अपने हिसाब से डे रेंट की मस्जिद बना रहा है, और वो अपने लोगों को नवाजता जा रहा है। गवर्नमेंट होगी तो ग्रुप बंदियां ये खत्म होंगी। नंबर 6 पे अब मसावी मौकों की फराहमी। सबको एक जैसे मौके मिलेंगे। सिफारशियों को भर्तियां नहीं मिलेंगी, और ना ही कोई जात पात पे और जो कोई पैसे वाला है उसको अच्छा काम दे दिया और दूसरों को काम ना दिया, इस तरह की बात नहीं होगी। वह एक ही गवर्नमेंट है, वो पूरी जनता को मसावी नजर से देखेगी। निजी कारोबार पर पाबंदी होती है जी, और आमदनियों में कम फर्क होता है। फर्क होगा, वेरी करेंगी, जारी बात है। किसी का कैलिबर ज्यादा है, उसको आमदनी ज्यादा मिलेगी, किसी का कम है, उसे कम मिलेगी, लेकिन वो इतना फर्क नहीं होगा जितना सरमायादाराना निजाम में हो जाता है। बस यहाँ तक आप देख के आए, और जहां से जो पॉइंट समझना है वो डिस्कस करें। ये आ गया जी, इश्तराकी निजाम की खूबियां, सोशलिज्म के मेरिट्स। अब एक ऐसा निजाम जिसमें तमाम तर सरपरस्ती गवर्नमेंट की है, उसी की मर्जी से तमाम फैसले होंगे। अब ऐसे निजाम की कुछ फायदे हैं। सबसे पहला फायदा तो यही है कि हर खासो आम के लिए अपॉर्चुनिटीज बराबर होंगी, सबसे पहला फायदा। दूसरी बात, कि जब एक ही इदारा वो प्लानिंग कर रहा है तो इसे वो पूरे मुल्क को सामने रखेगा, ओवरऑल वेलफेयर इंक्रीज होगी। दो फायदे हो गए। तीसरा फायदा, ये सरकारी इमारतें, सरकारी स्कूल, पब्लिक वेलफेयर के जो काम है, वो फिर आपको जगह जगह पे नजर आएंगे। बगैर बुक में देखते हैं क्या क्या लिखे हुए थे। दौलत चंद हाथों में मुर्तकज नहीं रहती, नॉन अक्यूमुलेशन ऑफ वेल्थ। दौलत अक्यूमुलेट, जो दूसरा सिस्टम था, चंद हाथों में अक्यूमुलेट होती जा रही है। अक्यूमुलेट बोलते हैं इकट्ठी होती जा रही है। अमीर अमीर से अमीर तर होता जा रहा है, और उन्हीं फैमिलीज के गिर्द पैसा रोटेट करता जा रहा है। लेकिन इस सिस्टम में जब गरीब और अमीर, इनके लिए अपॉर्चुनिटीज एक जैसी हैं, तो दौलत भी एक जगह पे अक्यूमुलेट नहीं हो रही, सर्कुलेट हो रही है। और इस्लाम भी इस चीज का दर्श देता है कि वेल्थ को सर्कुलेशन में लेके आए। इसीलिए फिर उसने ज़कात का भी कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करवाया है। ओके जी। अच्छा जी, इसके बाद नंबर 2 पे जराये का बेहतर तयन। रिसोर्स एलोकेशन बेहतर होगी, क्योंकि जब गवर्नमेंट ही है सबको वो नौकरियां दे रही है, तो उनकी सलाहियत के मुताबिक काम देगी। तो जिसकी जो कैपेबिलिटी है, जिसने मैटर किया हुआ उसको मैटर के मुताबिक जॉब देगी, जिसने मास्टर किया हुआ उसको उसके कैलिबर के मुताबिक जॉब मिलेगी। तो जिसको उसके कैलिबर के मुताबिक जॉब मिल रही है, इसका मतलब है जराये का बेहतर तयन हो रहा है और बेहतर इस्तेमाल हो रहा है। डन। माशी इस्तेहकाम नंबर 3 पे है। माशी इस्तेहकाम, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी होगी। जब गवर्नमेंट प्लानिंग करेगी तो वो सारी बात है, सबसे सरे फहरिस्त इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को रखेगी, और इस किस्म की प्लानिंग बनाएगी जिससे माशी इस्तेहकाम आए। तो जब माशी इस्तेहकाम होगा तो आपके बहुत सारे मसाइल हल हो जाएंगे, इकोनॉमी का पहिया अब ज्यादा तेजी से मूव करेगा, और नेशनल इनकम में इजाफा होगा। माशी इस्तेहकाम ही नहीं होगा तो इसके बेशुमार नुकसान आता है। इधर वक्त थोड़ा है, इतनी डिटेल बताने का फायदा नहीं।
इस्तेहसाल से निजात। इस्तेहसाल से निजात का मतलब है एक्सप्लोटेशन। एक्सप्लोटेशन ऑफ वर्कर। ये क्या होता है जी? एक बंदा जिसको 10,000 रुपया आपने तनख्वाह पे रखा हुआ है, काम उससे आप 50,000 का ले रहे हैं, वो बेचारा मजबूर है, उसके पास कोई दूसरी ऑप्शन नहीं है, जिस वजह से वो कहता है कोई गल नहीं उस्ताद जी, कर लेंगे, ये भी कर लेंगे, ठीक है जी कर लेंगे। उसको नौकरी की लालच होती है कि पैसा है कोई किसी तरीके से, इस चीज का फिर मालिक फायदा उठाते हैं। लेकिन इश्तराकियत के निज़ाम में इस तरह का कोई सिस्टम नहीं होगा, क्योंकि वो कैलिबर के मुताबिक जॉब देगी और कैलिबर के मुताबिक ही सैलरीज डिसाइड करेगी। जिसका ज्यादा कैलिबर है उसको उसके अकॉर्डिंग सैलरी मिलेगी। तो इससे वर्कर्स का इस्तेहसाल नहीं होता। नंबर 5, माशरती बहबूद तहफ़्फ़ुज़, सोशल वेलफेयर एंड सिक्योरिटी। तो इसमें जैसा कि आपको मैंने पहले बताया, इसकी फीचर्स में भी आपने सीखा कि सोशल सिक्योरिटी और वेलफेयर के काम होते हैं। तो ये इसकी खासियत है। इसके प्लस पॉइंट में जाती है ये बात कि सोशल वेलफेयर के काम इंक्रीज हो रहे हैं, लोगों ने अपने राशन कार्ड बनाए हुए हैं, सेहत कार्ड बनाए हुए हैं, और उस उससे वो काफी ऐसे पॉइंट्स हैं जहाँ से वो फिर फायदा ले लेता है। तो ये काम है। सब्सिडीज वगैरह मिल जाती हैं, जिस तरह मेट्रो पे आपका 30-40 रुपए किराया है बकाया, गवर्नमेंट सब्सिडी दे रही है। तो इस तरह के फलाह बहबूद के काम होते रहते हैं। नंबर 6, माशरती मसावत। तो ये अलहदा से इन्होंने हेडिंग बना दी है। बात मिलती जुलती है कि जब बराबरी होगी तो माशरती मसावत होंगे। तो माशरती मसावत का मतलब है हर किसी को एक ही नजर से देखा जा रहा है। कोई किसी गोरे को, किसी अजमी पे कोई बर्तरी हासिल नहीं है। बर्तरी है तो सिर्फ तकवा की बुनियाद पे, ये तो इस्लाम भी हमें सिखाता है। लेकिन ये जब एक ही सेंट्रल प्लानिंग होगी, अथॉरिटी होगी, वो भी यही मेरिट पे फैसले करेगी कि जिसका जो कैलिबर है उसको उसके मुताबिक काम दिया जाए। सिफारिश सुफूरिश वो कोई नहीं चलेगी। ये हो गई जी इसके 6 पॉइंट, इसके मेरिट्स के। इसमें कोई ऐसा पॉइंट जो समझ ना आया हो बता दें, फिर आगे डीमेरिट्स पे चलते हैं। इसकी खामियां। एहसास मलकियत का खात्मा, सबसे पहला पॉइंट लिखते हैं जी, एहसास मलकियत खत्म हो जाती है। एहसास मलकियत क्या होता है? अहमद हसन साहब ने अपना कारोबार स्टार्ट किया है, तो ये दिन रात एक कर देंगे, कारोबार को बेहतर करने के लिए ख्वाब सोचेंगे, यार किस तरह से मैंने कंपटीशन से बाहर निकलना है और compete करना है अपने कंपटीटर्स को, इनकी ऐसी की तैसी, ये जानते नहीं है, मैं ऐसी स्ट्रेटेजी लेके आऊंगा कि बल्ले बल्ले हो जाएगी, पता लगेगा कि मार्केट से अहमद हसन नाम का भी कोई बंदा है। ये उस सूरत में होगा अगर ये अपना काम शुरू करेगा। लेकिन अगर ये किसी के पास मुलाजमत करेगा तो ये फीलिंग इसके पास नहीं आएगी। इसको पता है यार तनख्वाह मिल जानी खैर है, जितना बॉस ने आर्डर दिया हुआ उसके मुताबिक ही चले, तो उससे ज्यादा नहीं काम करना है, इससे ज्यादा किया तो हमें सारी ड्यूटी ना बन जाए। तो लोग इस वजह से भी ज्यादा नहीं करते, जिसने काम ज्यादा किया वो फिर ड्यूटी बन जाती है, अभी तू ही करना उनका। तो ये लोग जो उनसे है ना काम से फिर करनी कतराते हैं। एहसास मलकियत का खात्मा हो जाता है यहाँ। नंबर 2, सार्फिन की हुक्मरानी का खात्मा। उधर तो हमने पढ़ा था कि हुक्मरानी सार्फिन की है, उसके मुताबिक ही वो प्रोड्यूसर जो से हैं वो प्रोडक्शन करते हैं, और आपके मुल्की वसाइल उसके मुताबिक ही फिर यूटिलाइज होते हैं। यहाँ पे ऐसा चक्कर ही कोई नहीं है, गवर्नमेंट ने सारे फैसले करने हैं और सार्फिन की हुक्मरानी नेस्तो नबूत हो जाएगी। नंबर 3, मुआशी आज़ादी का खात्मा। तो माशी आज़ादी काहे की है फिर यहाँ पे? कोई माशी आज़ादी नहीं है, जब फैसला गवर्नमेंट ने करना है क्या पैदा करना है, कितनी मकदार में कीमत कितनी रखनी है, तो फिर आप लोगों की जो माशी आज़ादी है वो खत्म हो जाती है। खुद मुख्तियारी, खुद एतमादी, ये यहाँ पे फिनिश निश्ता। निज़ाम कीमत का बेअसर होना, निज़ाम कीमत बेअसर हो जाता है। गवर्नमेंट ने जब फैसला करना है कि कीमत कितनी होनी चाहिए, तो निज़ाम कीमत आपका गया तेल लेने। पहल करने का फुकदान। पहल करने का फुकदान होगा जब इसमें लोगों के अंदर वो काम करने का जज्बा ही नहीं पैदा हो रहा, उनके अंदर करंट ही नहीं पैदा हो रहे, वो चार्ज ही नहीं हो रहे, तो वो फिर पहल करने का भी फुकदान होगा। वो कहेगा कि भाई अगर दो लोग हैं जॉब कर रहे हैं तो एक दूसरे से पाएंगे, यार चल तू कर ले काम। वो कहेगा नहीं भी कल भी मैं किया था, तेरी बारी है, तू कर। तो कोई भी काम स्टार्ट नहीं करेगा, अपना कारोबार कोई इनिशिएट नहीं करेगा कि यार मैं भी मार्केट में अपना नाम पैदा करूं, इस किस्म का जज्बा वो खत्म हो जाता है। नंबर 6, जराए की गलत तखसीस। अच्छा, ये मेरिट में हमने ये लिखा कि प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। यहाँ पे ये डीमेरिट में लिख रहा है गलत तखसीस। इसका क्या मतलब, कोई समझा सकता है आप में से? अगर तो गवर्नमेंट रिश्वत नहीं ले रही, मेरिट पे भर्तियां कर रही है, उसके हर खासो आम के लिए असूल एक जैसे हैं, फिर तो प्रॉपर एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज है। लेकिन ज्यादातर चांसेस होते हैं जब एक ही अथॉरिटी आप बना दें, वो फिर अपने इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल करती है, सिफारिशों को भर्ती करती है, अपनी मनमानी करती है, कहती है रिश्वत लेके आओ।
तो जब इस तरह के अनासर शामिल हो जाएं तो मिस एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज होता है, अपनी मर्जी से फिर वो तैनातियां करती है। जी, नंबर 7 पे सुर्ख फीते का इस्तेमाल। सुना आपने ना हो, लेकिन पाला हर किसी का पड़ा होगा। सरकारी ऑफिस में कभी किसी का पाला पड़ा हो तो वो इस बात को बखूबी जानता होगा कि फजूल चक्कर लगवाते हैं, टाइम बड़ा वेस्ट करते हैं, जल्दी से काम नहीं करते। उन्होंने कोशिश होती है कि काम ना ही करना पे, या अल्लाह झूठी हो जाए। इवन कि आपने अपना नाम डिग्री में गलत लिखा गया, उसकी करेक्शन करवानी है, कि वो ਤੁਹਾਨੂੰ जनाब तिगनी का नाच नचाएंगे कि आप ये फार्म फिल करें। और फार्म कितों पहले तो उत्ते 7वीं मंजिल ਤੇ ਤੁਸੀਂ जाना है, साहब होनी तो बैठे ने उत्ते जाके पता लगेगा कि नीचे कंटीन से ग्राउंड फ्लोर पे कंटीन है, उधर से फार्म मिलेगा। वो फार्म लेके वो फार्म लेके ਤੁਸੀਂ वापस फिर 7वीं मंजिल ਤੇ जाना है। उत्ते जाके पता लगना जी ये ओहो ये आपने तो अंगूठा लगाना था, थंब पैड वो इंक ही नहीं है, सबर करो जी मंगवाने हैं। ਇਹ ਨਾਲ ਦੇ दफ्तर तो पता करो जी, ਨਾਲ ਦਾ दफ्तर पता लगेगा जी साहब होनी छुट्टी से गए नहीं या ब्रेक पे ने। तो आपको कहेंगे अच्छा भी अब तो टाइम गुजर गया, आप कल आए परसों आए। इस किस्म के फजूल चक्कर जो लगवाते हैं इसे बोलते हैं सुर्ख फीते का इस्तेमाल। अपनी जिसके पास जो सीट है उसका वो नाजायज इस्तेमाल करता है, कहता है कि बस अथॉरिटी मेरे को लिए, अगले को कोई नहीं। इसे सुर्ख फीते का इस्तेमाल बोलते हैं। समझ लगी बात? हुकूमत की बालादस्ती। हुकूमत की बालादस्ती होगी, सारा काम जब गवर्नमेंट नहीं करना है तो फिर वो अ, सिफारिशों को, जिस तरह ऊपर भी पहले बता दिया है कि भर्ती करेगी, अपनी मन मर्जियां करेगी, जहां पे उसका दिल लगे करेगा, वहां पे उसको रिसोर्सेज को एलोकेट करेगी, जिसकी वजह से बाद औक़ात ना अहल लोगों को भी वो सामने ले आती है, और ना अहल लोगों को सामने लाने का बहुत नुकसान होता है, बहुत सफर करना पड़ता है पूरी इकोनॉमी को। ये 8 पॉइंट है जी, ये इसकी नाकामी के असबाब, कॉजेज ऑफ फेलियर, ये रहने दें। ये 8 पॉइंट यहाँ तक ही आपने अभी सिर्फ मेरिट और डीमेरिट ये पढ़ के आने हैं।